36 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उस रात की लहरें सिर्फ एक ही सवाल पूछती हैं, आखिर क्या हुआ था उस रात। एक्सॉन वेल्डेस एक विशाल सुपर टैंकर ऑयल कंटेनर जहाज जिसको दुनिया के सबसे सुरक्षित मार्गों में से एक से होकर जाना था। मौसम बिल्कुल साफ था, थोड़ा सा ठंडा था, विजन बिल्कुल क्लियर था। सब कुछ सही होने के बावजूद भी वो जहाज अपनी मंजिल को नहीं पहुंच पाता। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस रात? आखिर जहाज कैसे गलत दिशा में मुड़ गया? ये कप्तान की गलती थी या फिर उस रडार सिस्टम की जो कई हफ्तों से खराब था, या फिर उस कंपनी की जिसने नियमों को अनदेखा कर दिया था? प्रिंस विलियम साउंड की ठंडी लहरों के नीचे आज भी उस रात की सच्चाई दबी हुई है। हर लहर अपने साथ एक नया सच लेकर आती है। स्वागत है दोस्तों। 24 मार्च सन 1989 को रात 9:26 पर एक्सन वेल्डेस सुपर ऑयल टैंकर अपनी यात्रा शुरू करता है। इस जहाज की लंबाई 301 मीटर थी, लगभग 3 फुटबॉल ग्राउंड के जितनी। ये जहाज अपने साथ कच्चे तेल को ले जा रहा था। इसी कच्चे तेल से दूसरे ऑयल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है। एक्सॉन वेल्डेस की मंजिल कैलिफोर्निया की लॉन्ग बीच था, जो कि 2270 माइल्स दूर था वेल्डेस पोर्ट से। अगर सब कुछ ठीक होता तो लगभग 9 से 10 दिन में ये जहाज अपनी मंजिल पर पहुंच जाता। इस जहाज पर टोटल 20 लोग मौजूद थे, जिसमें से एक कैप्टन और 19 क्रू मेंबर शामिल थे। 24 मार्च सन 1989 रात ठीक 9:26 पर एक्सन वेल्डेस अपनी यात्रा शुरू करता है। उस रात मौसम काफी ठंडा था लेकिन साफ था। जहाज की कमान कैप्टन हेजलवुड के हाथों में थी, जो कि शुरुआती नेविगेट करने के बाद जहाज की कमान अपने थर्ड मेट कैरेगरी कजिन्स के हाथों में दे देते हैं और उसी दिशा में जहाज आगे बढ़ता रहता है। कैप्टन को यह सूचना पहले ही मिल चुकी थी कि अलास्का के ओशन में उस टाइम पर बड़े बड़े आइसबर्ग तैर रहे हैं, क्योंकि ठंडा मौसम था जिसकी वजह से काफी ज्यादा आइसबर्ग वहां पर तैर रहे थे। इसीलिए जहाज को फर्स्ट नेविगेट करने के बाद ही एक छोटा सा टर्न लिया गया था, और वही टर्न इस जहाज की और प्रकृति का आगे चलकर बर्बादी का कारण बना। जहाज को टर्न करने के बाद ये प्लान था कि सारे आइसबर्ग क्लियर करने के बाद जहाज को वापस से उसके रूटीन वे पर लाया जाएगा, लेकिन ऐसा करना वो भूल जाते हैं। कप्तान अपने केबिन में आराम कर रहे होते हैं। जहाज की कमान एक थर्ड मेट के हाथों में होती है, जिनका नाम कैरेगरी कजिन्स था। जहाज उसी दिशा में सीधे आगे बढ़ता चला जाता है। लगभग 80 किलोमीटर चलने के बाद 25 मार्च सन 1989 रात में ठीक 12:04 पर जहाज प्रिंस विलियम साउंड में बिलिंग रीफ जोन में एंटर करता है और एक जोरदार धमाके के साथ जहाज की बिलिंग रीफ से टक्कर हो जाती है। इस बिलिंग रीफ की ऊंचाई लगभग 12 मीटर थी और इसका समुद्र के अंदर क्षेत्रफल लगभग 20 मीटर के क्षेत्रफल में फैला था। इस मैप में आप देख सकते हैं बिलिंग रीफ। बिलिंग रीफ दोस्तों एक चट्टानों की श्रृंखला होती है जो कि समुद्र तल से लगी हुई होती है। ये समुद्र के ऊपर भी कुछ फुटी हुई होती है और समुद्र के नीचे भी होती है। हमेशा से ही ये बिलिंग रीफ जहाजों के लिए खतरा मानी जाती है और जहाजों का इस रूट से जाना बिल्कुल ही मना होता है। टक्कर के तुरंत बाद ही 53 मिलियन गैलन कच्चे तेल में से 11 मिलियन गैलन कच्चा तेल ऑन द स्पॉट समुद्र में बह जाता है। अगले कुछ ही घंटों में ये तेल लगभग 1300 माइल्स यानी कि 2100 किलोमीटर समुद्री तट रेखा तक फैल जाता है। समुद्र के एक ऊपर एक मोटी ऑयल की चादर बन जाती है और समुद्र पूरी तरीके से काला हो जाता है, जिसमें 2.5 लाख से भी ज्यादा सी बर्ड्स मारे जाते हैं। 2800 सी ऑटर्स, 300 सील्स और 25 किलर वेल्स अपनी जान को गंवा बैठते हैं। इसके साथ ही साथ अन्य समुद्री जीवों की जो प्रजातियां होती हैं वो भी वहां से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाती है। ये रात समुद्र जीवों के लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। लगभग 20 मिनट के बाद एक्सन वेल्डेस ने अपना पहला डिस्ट्रेस कॉल सिग्नल अलर्ट यूएस कोस्ट गार्ड को भेजा और यूएस कोस्ट गार्ड ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए अपने नियर बाय जहाजों को अलर्ट किया और मॉनिटरिंग शुरू करी। हादसे वाली जगह से वेल्डेस पोर्ट, जो कि अलास्का में है, काफी ज्यादा दूर था, लगभग 80 किलोमीटर, और ना ही उस जहाज के आसपास कोई दूसरा शिप मौजूद था जो उसकी मदद के लिए वहां पर पहुंच सके। कोस्ट गार्ड और एक्सॉन के शिप्स को जहाज तक हेल्प ले जाने में काफी ज्यादा घंटे लग गए थे। ऑयल काफी ज्यादा मात्रा में समुद्री तट रेखा तक फैल चुका था, जिसने वहां पर रहने वाले तमाम समुद्री जीवों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया था। पहली वास्तविक मदद पहुंचने के बाद जहाज से सभी 20 लोगों को बचाया जाता है, लेकिन उन समुद्री जीवों की क्या गलती थी जिसकी सजा उनको इतनी बड़ी मिली। एक्सीडेंट के 3 दिन बाद सफाई अभियान शुरू किया जाता है और लगभग 11,000 से भी ज्यादा कर्मचारी, 1400 जहाज और 85 हेलीकॉप्टर इस अभियान में लग जाते हैं। कुछ सालों तक के ये अभियान चलाया जाता है। उसके बाद ये कहकर रोक दिया जाता है
अब प्रिंस विलियम साउंड पूरी तरीके से क्लीन हो चुका है, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। साइंटिफिक रिसर्चर्स आज भी बताते हैं कि तेल के कुछ निशानात आज भी 20 से 25 साल बाद वहां पर पाए जाते हैं। समुद्र की प्रजातियां आज धीरे धीरे उभर रही हैं, लेकिन प्रिंस विलियम साउंड आज भी पूरी तरीके से पहले जैसा नहीं हो पाया है। जब इन्वेस्टिगेशन टीम बैठा ली जाती है तो मेनली 4 रीजन सामने आते हैं जिसकी वजह से ये डिजास्टर हुआ। पहला रीजन ये बताया गया कि जहाज के कप्तान जोसेफ हेजलवुड उस रात शराब के नशे में थे और जहाज के ब्रिज पर मौजूद नहीं थे, वो अपने केबिन में विश्राम कर रहे थे। दूसरा कारण ये बताया गया कि जब कप्तान ने जहाज की कमान थर्ड मेट गैरेगरी कजिन्स को दे दी तो उन्होंने जहाज को गलत नेविगेशन कमांड दी, जिसकी वजह से जहाज गलत डायरेक्शन में मुड़ गया और उसी दिशा में कंटिन्यू आगे बढ़ता गया। तीसरा कारण रडार सिस्टम की खराबी। एक्सॉन कंपनी ने जहाज के रडार सिस्टम को रिपेयर ही नहीं करवाया था और जहाज का ये रडार सिस्टम कई सप्ताह से खराब पड़ा हुआ था। अगर ये रडार सही होता तो इतना बड़ा डिजास्टर नहीं होता। जहाज को उसके रास्ते में आने वाले सभी खतरों से पहले ही जहाज को पता चल जाता। चौथा कारण यूएस कोस्ट गार्ड उस रात इनएक्टिव था। अगर वो एक्टिव होता तो जहाज को मदद पहुंचने में इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता और जितना बड़ा लॉस हुआ है उसको कुछ कम करा जा सकता था। लेकिन कई सारी लापरवाहियों की वजह से ये टोटल डिजास्टर एक बड़ी कयामत में बदल गया जो कि समुद्री जीवों के ऊपर गिरी। फाइनली यही 4 रीजन थे जिनकी वजह से इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। जहाज अपने रूटीन वे से हटकर एक अलग ही दिशा में चलने लगा जो कि उसको बिलिंग रीफ तक ले जा पहुंची। एक्सॉन वेल्डेस ऑयल स्पिल में नेचर को जो हर्ट हुआ वो तो हुआ ही, साथ में कई बिलियन डॉलर का भी नुकसान हुआ। शुरुआती तौर पर कैप्टन जोसेफ हेजलवुड को इसका मुख्य दोषी माना गया। उन पर शराब पीकर जहाज चलाने का आरोप लगा, लेकिन कोर्ट ने उन्हें ड्रंक एंड ड्राइव से बाइज्जत बरी कर दिया। सिर्फ उन पर कम्युनिटी सर्विस और फाइन $50,000 की सजा लगाया। एक्सॉन कंपनी के ऊपर जिम्मेदारी का एक बड़ा बोझ डाला गया क्योंकि उन्होंने क्रू की ट्रेनिंग और सेफ्टी को नजरअंदाज कर दिया था। सफाई अभियान में लगभग $2.1 बिलियन लग गए एक्सॉन कंपनी के। साथ में एक्सॉन कंपनी ने यूएस गवर्नमेंट और अलास्का स्टेट को $900 मिलियन का मुआवजा भी दिया। सन 1994 में एक जूरी ने एक्सॉन कंपनी को प्रिवेंटिव डैमेज के रूप में आदेश दिया $5 बिलियन देने का, लेकिन एक्सॉन कंपनी ने अपील करी और सुप्रीम कोर्ट ने उसे 5 बिलियन से 507 मिलियन कर दिया घटाकर। उस टाइम पर टोटल $7 बिलियन का नुकसान हुआ था एक्सॉन कंपनी का, जिसको अगर हम आज की तारीख में देखें तो $15 बिलियन से भी ज्यादा वो अमाउंट बनेगा। इस हादसे ने पूरी दुनिया में ऑयल स्पिल लॉस और मरीन सेफ्टी रेगुलेशन को बदल के रख डाला। सन 1990 में यूएस ने एक ऑयल पोल्यूशन एक्ट पास किया जिसमें कई सारे कड़े नियम बनाए गए और आज भी एक्सॉन वेल्डेस ऑयल स्पिल को एक एनवायरमेंटल डिजास्टर केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उस टाइम पर ये कितना बड़ा डिजास्टर रहा होगा। आज तक के ओशन में होने वाले सबसे खतरनाक डिजास्टर्स में से एक डिजास्टर्स भी माना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।